हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जितना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पेपर में हेल्प करेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, विकास किससे प्रभावित होता है। फर्स्ट है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो डेवलपमेंट होता है वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी, स्कूली माहौल से भी और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, कथन कह रहा है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण कह रहा है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये कारण, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो जब दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है, विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। सेकेंड है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। थर्ड है, सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो आपका विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था नहीं है। सेकेंड सहपाठी ये भी नहीं है। मुद्रक संचार समाजीकरण ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो परिवार है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनके अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंकरों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकरों के दो समूह मिलकर चार कंकरों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता, वस्तु अस्थायित्व। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है, निशा अपने गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण से दर्शाता है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लीवी-विगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाली प्रभाव की व्याख्या करता है। फर्स्ट है जैविक परिपक्वता संवेगात्मक। सेकेंड है आरोपण प्रतिरूप नैतिक। थर्ड है सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक। फोर्थ है पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। आपका फोर्थ गलत आंसर है, तो बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको हमने कई सारे क्वेश्चन में ये बताया है कि जहाँ कल्चर आ जाए,
ये लैंग्वेज आ जाए और अंतःक्रिया आ जाए, वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, क्योंकि ले वाइगोस्की के सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ली वाइगोस्की ने तो बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करवाने की बात कही है, अंतःक्रिया करवाने की बात कही है, तो ये प्रतिबंध लगाना है तो गलत हो जाएगा। थर्ड है विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। क्यों भाई? वयस्क तो जो बड़े होते हैं, ये सीनियर हो या जूनियर हो, जो उससे ज़्यादा जानता हो वो उसको तो इसके फोल्डिंग दे सकता है, तो वो बच्चा जो नहीं जानता उसको भी सीख लेगा। तो उसने इसकी बात नहीं कही, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। फोर्थ है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलन करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन क्यों देना है? ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किससे प्रधानता देती है? अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। सेकेंड है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। थर्ड है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। फोर्थ है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि हावर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, संज्ञान या सुसाधित पूछ रहे हैं। भययुक्त क्यों बनाना है, धमकी क्यों देना है बच्चों को? ऑप्शन नंबर सेकेंड रॉन्ग आंसर। अगमय और बहिष्कारी, क्यों हम बच्चों को बहिष्कार नहीं करना है? उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षा स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित है। और यहाँ बायोलॉजिकल आ जाता ना, तब जाके वो वंशानुगत होता। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रॉन्ग आंसर। थर्ड है अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो जेंडर है समाज संरचना द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर कम करने की योग्यता क्या कहलाता है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती शोध, संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड, लाक्षणिक प्रकार्यता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थी में असफलता का निरंतर भय पैदा करना, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है विद्यार्थी के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, नहीं। ये तुलना तो लास्ट में होता है, समेटिव असेसमेंट में होता है, ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछ रहा है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, बात तो सही लग रही है। फिर हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थी के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए, ये तो फोर्थ बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। जो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो हमेशा बच्चों के साथ चलता रहता है, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान किया जा सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स को ये समझ आ जाता है बच्चियों को कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ बच्चों को हेल्प दी जाती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो साल में एक बार पेपर होता है उसमें फेल और पास करते हैं, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। कथन कह रहा है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल, बात तो सही है। कारण कह रहा है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल। कारण इज राइट, रॉन्ग है, ये गलत है। ये भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से किसी भी तरह से, अरे ये संबंधित है। लैंग्वेज दिमाग से ही सीखते हम, पढ़ाई कहाँ से करते हैं, दिमाग से ही करते हैं, तो ये अलग कैसे हो सकता है, गलत है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमी क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आवेगशीलता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य आदि इत्यादि के संदर्भ में सही है? अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। सेकेंड है, अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। थर्ड है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। फोर्थ है, अधिगम अशक्तता तांत्रिका, संवेदी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अधिगम जो है अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एटीन कह रहे हैं, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? किससे? श्रवण से। श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित, बहुसंवेदी। तो बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो व्याख्यान होता है, जो लेक्चर मेथड होता है, वो बच्चों के लिए कैसे प्रभावशाली हो सकता है जो बच्चा सुन ही नहीं सकता है, क्योंकि यह नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम
नहीं अपनाना चाहिए। जो नहीं अपनाना है हमें उसके बारे में बताना है। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? फर्स्ट है अधिगम उपागम निरंतरता रखना। सेकेंड है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। थर्ड है उन्हें समय को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। फोर्थ है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भ जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्न द्वारा। बच्चा जितना एक्टिव रहेगा, इंगेजिंग रहेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो उतनी अच्छे से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो फर्स्ट है उनके जीवन से संबंधित होती है, जो जल्दी भूल जाते हैं, वो जो उनके जीवन से रिलेटेड होते हैं वो उसको जल्दी नहीं भूलते हैं। सेकेंड है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित किया जाता है। अगर हम उदाहरण देके पढ़ाएंगे तो वो जल्दी नहीं भूलेगा। अगर संदर्भ प्रस्तुत की जाती है वो भी नहीं भूलेगा। अगर उनके जीवन से संबंधित होगा तो उसको भी नहीं भूलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? फर्स्ट है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। सेकेंड है A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। थर्ड है भारत को आज़ादी कब मिली थी। फोर्थ है अगला लीप वर्ष कब आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड थर्ड फोर्थ जो ऑप्शन है वो सेम है, एक जैसे लग रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। संप्रत्यय मानचित्र इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ अवसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन पॉजिटिव हो जाता है। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? दी गई समस्या में और अधिक गैर ज़रूरती जानकारी जोड़ देंगे। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। थर्ड है उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। फोर्थ है उन्हें समान तरह की समस्या जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उन्हें समान तरह की समस्या जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते। कथन कह रहा है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियां को व्यक्त कर सके। कारण है भ्रांतियां पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। सही विकल्प का चयन करें और इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जब दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करेंगे। निराशा, शर्म, खुशी और कुंठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित रहेंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करेंगे। शर्म और निराशा, कुंठा ये सब तो डीमोटिवेशन से आता है और खुशी से कभी डीमोटिवेशन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो बताएं 28 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? वो महारत अभिमुखी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कुपोषण। कुपोषण कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? जब बच्चा फिजिकली ही प्रॉब्लम होगा, उसका पेट भरा नहीं होगा, उसको कोई डिजीज़ होगी, तो वो कैसे अच्छे से उसका अधिगम में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड से भी नहीं होगा। तो बताएं फर्स्ट और फोर्थ आपका नहीं होगा, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा आपका, कुपोषण और दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। सेकंड और फोर्थ किस में है? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन और नगण्य। तो आपको कितना बार बता चुके हैं कि जब बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन करे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जितना हो सके PYQ प्रैक्टिस करें और इस चैनल पे तो सारे PYQ ही प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।